हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम तीसरा लेक्चर करेंगे अकाउंटिंग रेशो का। इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने सीखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशोज़ क्या होता है, यानी कि किन किन कैटेगरीज़ में हम अकाउंटिंग रेशोज़ को बांटते हैं। मेनली ये 4 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें पहली है प्रॉफिटेबिलिटी, फिर लिक्विडिटी रेशो, फिर सॉल्वेंसी रेशो एंड देन एक्टिविटी रेशो। आइए इनका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो वे होते हैं जो दिखाते हैं कि कंपनी की लाभप्रदता कैसी है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ये सारे प्रॉफिट रेशोज़ क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है या जो कंपनी का मेन बिजनेस है, उससे कंपनी कितना पैसा कमा पा रही है, कितना लाभ कमा पा रही है। ये सारी चीज़ हमें दिखाती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसके अलावा दूसरा है लिक्विडिटी रेशो, जो हमें ये दिखाता है कि कंपनी की जो शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी पावर है वो कितनी है, यानी कि छोटे मोटे खर्चों के लिए, करंट खर्चों के लिए कंपनी के पास फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, या उसके पास कैश की अवेलेबिलिटी कितनी है, ताकि वो करंट खर्चों को उचित तरीके से पूरा कर पाए। इसके बाद था सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो दिखाता है आपका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो को। सॉल्वेंसी का मतलब होता है, जब हम कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पावर को जानते हैं तो हम सॉल्वेंसी रेशोज़ का यूज़ करते हैं। आज के चैप्टर में हम सॉल्वेंसी रेशो को ही पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक जो लास्ट कैटेगरी हमारी बची है एक्टिविटी रेशो, वो जान लेते हैं। तो एक्टिविटी रेशो या परफॉर्मेंस रेशो भी कहते हैं इन्हें, या टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम असेट की तुलना करते हैं उनकी सेल से, यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि पार्टिकुलर फिक्स्ड असेट में या करंट असेट में या वर्किंग कैपिटल में या स्टॉक में अगर हम 1 रुपये लगाते हैं तो बदले में वो हमें कितनी सेल करके दे रहा है, ये जानते हैं हम एक्टिविटी रेशो में। तो आइए, इससे एक चीज़ और हमने पिछली क्लास में की थी, जो था लिक्विडिटी रेशो, जिसमें करंट रेशो और क्विक असेट रेशो था, जिसको एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। तो करंट असेट रेशो बेसिकली जो रिलेशन दिखाता है वो करंट असेट और करंट लाइबिलिटी में दिखाता है, और क्विक असेट रेशो जो है वो क्विक असेट और करंट लाइबिलिटी में रिलेशनशिप दिखाता है। क्विक रेशो करंट रेशो ही होती है, लेकिन क्विक असेट जो होती हैं वो करंट असेट्स ही होती हैं, बस उसमें से करंट असेट में से अगर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक घटा दें तो हमारे पास जो करंट असेट्स हैं वो क्विक असेट्स में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये था पिछली क्लास का। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में डिफरेंशिएट भी किया था करंट रेशो और क्विक रेशो में। तो ये 3 चीज़ें हमने पिछली क्लास में की थी, 2-3 चीज़ें। आज हम करेंगे आज का चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशो के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सॉल्वेंसी रेशो, जैसा कि मैंने अभी बताया, सॉल्वेंसी रेशो वे रेशो होते हैं जो कंपनी की शोधन क्षमता को प्रकट करते हैं, यानी कि जो कंपनी के पास असेट्स कितनी है, इक्विटी कितनी है, और उनकी तुलना में असेट या इक्विटी की तुलना में कंपनी के पास डेट कितना है, लॉन्ग रन डेट कितना है, यानी कि कंपनी की शोधन क्षमता कैसी है, यही जानते हैं हम सॉल्वेंसी रेशो के माध्यम से। तो पहला सॉल्वेंसी रेश तो आइए पढ़ते हैं सॉल्वेंसी रेशो के बारे में। सॉल्वेंसी रेशो रेफर्स टू दोज रेशोज विच डील विद कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लाइक लोन्स एंड डिबेंचर्स। लोन बेसिकली हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं और बैंक से भी ले सकते हैं, और डिबेंचर जो होते हैं वो अक्सर जो कंपनीज होती हैं वो इशू करती हैं। डिबेंचर एक ऐसा प्रपत्र या ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पर कंपनी पब्लिक से या इन्वेस्टर से लोन लेती हैं या उधारी का पैसा लेती हैं। तो लोन्स और डिबेंचर जो हैं ये लॉन्ग टर्म डेट कहलाते हैं। इसके अलावा मॉर्टगेज और पब्लिक डिपॉजिट भी आपका लॉन्ग टर्म डेट कहलाते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो में बेसिकली हम यही ज्ञात करते हैं कि जो हमारी असेट्स हैं या जो हमारी इक्विटीज़ हैं उनकी तुलना में हमारे पे उधार का पैसा कितना है, ताकि जो क्रेडिटर्स हैं, जो लोन देने वाले लोग हैं या जो लोन देने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ये जान सकें कि हाँ, इस कंपनी को हमें उधार देने में फ़ायदा है या नुकसान है। अगर हम इस कंपनी को उधार देंगे लंबे समय के लिए तो ये कंपनी हमारे पैसे वापस रीपे कर पाएगी या नहीं, यही जानने के लिए हम देखते हैं सॉल्वेंसी रेशो। तो सॉल्वेंसी रेशो 4 तरीके के होते हैं मुख्यतः आपकी 12वीं किताब के अनुसार, जिसमें है पहला डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो में हम ये देखते हैं
कि जो डेट है हमारा, यहाँ डेट इसका मतलब है लॉन्ग टर्म डेट से, तो लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी जो है हमारी यानी शेयर होल्डर्स फंड जो है उसमें क्या रिलेशनशिप है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म डेट है वो इक्विटी के कितने गुना हैं, या इक्विटी का और डेट के बीच में क्या रेशो है, यही जानते हैं हम डेट इक्विटी रेशो में। दूसरा है टोटल असेट टू डेट रेशो। इसमें हम क्या करते हैं, टोटल असेट्स को इंक्लूड करते हैं, उसमें से फिक्टिटियस असेट को घटा देते हैं, और टोटल असेट जो फिक्टिटियस असेट घटाने के बाद बचती हैं उनको लॉन्ग टर्म डेट से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल असेट टू डेट रेशो निकल कर आ जाता है। ये रेशो बताता है कि जो कंपनी के पास लॉन्ग टर्म के डेट हैं, जो लॉन्ग टर्म का कर्जा है कंपनी के पास, उसकी तुलना में कंपनी के पास असेट्स कितनी गुना हैं, यानी कि अगर रीपेमेंट की बात टाइम आ जाए तो कंपनी की संपत्ति क्या इतनी है कि वो उन्हें बेचकर डेट की पेमेंट कर सके। तो ये जानने के लिए हम टोटल असेट टू डेट रेशो निकालते हैं। इसके अलावा चौथा सॉल्वेंसी रेशो है आपका प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो होता है एक ऐसा रेशो जो ये बताता है कि जो टोटल असेट्स है कंपनी के पास उनमें से कितनी प्रतिशत असेट इक्विटी के पैसे से खरीदी गई है, यानी कि मालिक के पैसे से खरीदी गई है। यानी कि इसमें इस जो तुलना की जाती है वो ये निकाली जाती, या इसमें जो वैल्यू निकाली जाती है वो इस बात की निकाली जाती है कि जो असेट्स हैं कंपनी के पास, टोटल असेट्स माइनस फिक्टिटियस असेट, तो उनमें कंपनी ने खुद के अपने पैसे से कितनी एसेट्स खरीदी हैं और डेट के पैसे से कितनी एसेट खरीदी हैं। तो एक से अगर हम इस रेशो का और 100 के बीच में डिफरेंस देखें तो हमारे पास एक जो रेशो निकल कर आएगा वो आएगा कि जो हमारी टोटल एसेट हैं वो लाइबिलिटी के पैसे से या लॉन्ग टर्म के उधार के पैसों से कितनी खरीदी गई हैं। तो ये चीज़ निकाली जाती है प्रोप्राइटरी रेशो से। चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब बताता हूँ, इसको हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। आज बस 3 चैप्टर हम देखेंगे, डेट इक्विटी रेशो, टोटल असेट टू डेट रेशो और प्रोप्राइटरी रेशो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो की जहाँ तक बात है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो इसलिए निकाला जाता है ताकि कंपनी ये जान ले कि जो कंपनी ने लोन ले रखे हैं लॉन्ग टर्म के, उन पर ब्याज देने के लिए कंपनी के पास कितना प्रॉफिट है, यानी कि कंपनी कितना कमा रही है और उसका कितना गुना इंटरेस्ट का कितना गुना कंपनी कमा रही है। इसका फॉर्मूला होता है EBIT या PBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट या टोटल इंटरेस्ट पेबल। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ जाता है। ये दिखाता है कि जो इंटरेस्ट हमें देना है उसका कितने गुना हमारे पास प्रॉफिट मौजूद है। तो आइए अब इनको विस्तार से करते हैं। पहला है डेट इक्विटी रेशो। जैसा कि मैंने बताया, डेट इक्विटी जैसा नाम से पता चल रहा है कि डेट इक्विटी रेशो मतलब लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड या ओनर्स इक्विटी। Debt equity ratio is computed to ascertain soundness of long term financial position of the firm। यानी कि जो डेट इक्विटी रेशो निकाला जाता है वो क्यों निकाला जाता है, कंपनी की जो लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल पोजीशन है उसको जानने के लिए निकाला जाता है। द रेशो एक्सप्रेसिस ए रिलेशनशिप बिटवीन डेट यानी कि एक्सटर्नल इक्विटीज़ एंड इक्विटी यानी कि इंटरनल इक्विटीज़। तो लॉन्ग टर्म डेट को हम एक्सटर्नल इक्विटीज़ भी कहते हैं और इक्विटी को हम इंटरनल इक्विटी भी कहते हैं। तो डेट कह दें या एक्सटर्नल इक्विटी कह दें एक ही बात है, या इक्विटी कह दें या इंटरनल इक्विटीज़ कह दें तो वो भी एक ही बात है। तो बेसिकली डेट इक्विटी रेशो का यही मीनिंग लिखा गया है यहाँ कि लॉन्ग टर्म डेट में और इक्विटी में क्या रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे के कितना गुना है, यही दिखाता है हमें डेट इक्विटी रेशो। फॉर्मूले की अगर बात करें डेट इक्विटी रेशो की तो वो होता है आपका लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट वो डेट होते हैं जिनकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 1 साल के बाद आएगी, यानी कि 12 महीने के बाद आएगी, या जिनकी मैच्योरिटी डेट 1 साल से ज़्यादा की होती है। शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा, इसमें इक्विटी कैपिटल आएगी, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आएगी और रिजर्व एंड सरप्लस आएगी। ये तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे और इसमें से फिक्टिटियस असेट को घटा देंगे। तो आइए देखते हैं इनके सब कंपोनेंट। तो लॉन्ग टर्म डेट के एग्जांपल हो सकते हैं आपके डिवेंचर्स। जैसे कि मैंने पहले बताया, डिवेंचर्स ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनके थ्रू कंपनी जनता से या इन्वेस्टर से पैसे उधार लेती है। डिवेंचर्स पर एक निश्चित राशि से ब्याज दिया जाता है जो डिवेंचर्स को खरीदते हैं उनको,
और उनकी जो पेमेंट होती है वो कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पर सबसे पहले की जाती है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर से भी पहले की जाती है, क्योंकि डिवेंचर जो है वो थर्ड पार्टीज़ के लोन होते हैं और थर्ड पार्टीज़ की जो लायबिलिटी है वो सबसे पहले चुकाई जाती है। उसके बाद हम प्रीफरेंस शेयर के क्लेम चुकाते हैं और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। तो डिवेंचर बेसिकली एक ऋण पत्र है, एक ऐसा कागज़, एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर कंपनी इन्वेस्टर्स से या पब्लिक से डेट का पैसा रेज करती हैं। इस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट से ब्याज दिया जाता है और फिक्स्ड अवधि के बाद ही इसका रीपेमेंट या इसको रीपे किया जाता है। दूसरा लॉन्ग टर्म डेट हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म लोन। लोन की जब हम बात करते हैं तो लोन का मतलब होता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी बैंक से जब हम लोन लेते हैं, कुछ समय के लिए उधार पैसा लेते हैं और उस पर निश्चित दर से ब्याज देते हैं, तो ऐसा पैसा लोन कहलाता है। तो लॉन्ग टर्म लोन यानी कि ऐसा लोन जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए लिया गया है वो लॉन्ग टर्म लोन कहलाएगा। लॉन्ग टर्म लोन हम बैंक से भी ले सकते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं। तीसरा है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में और लॉन्ग टर्म्स में अक्सर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। डिवेंचर्स और बॉन्ड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये एक से ही होते हैं दोनों। बस अक्सर जो डिफरेंस देखने में आता है वो ये है कि अक्सर जो बॉन्ड होती है वो गवर्नमेंट इशू करती है और बॉन्ड पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो रेट के हिसाब से ना देकर एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। यानी कि जब कंपनी बॉन्ड्स को इशू करती है, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इशू करती है तो वो डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं और जब उनको रिडीम किया जाता है तो वो फेस वैल्यू पर किए जाते हैं और फेस वैल्यू और इशू प्राइस में जो अंतर है वही इंटरेस्ट माना जाता है। तो ये होता है आपका बॉन्ड्स। अगला है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब है जब कोई कंपनी पब्लिक से सीधे फंड रेज करती है, उधार लेती है, तो उसको पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं, क्योंकि पब्लिक अपने पैसे को कंपनी के पास डिपॉजिट कर देती है और उस पर रिटर्न लेती है। ये भी हमारा लॉन्ग टर्म लोन होता है, लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी होती है। अब देखते हैं हम शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है। तो शेयर होल्डर्स फंड में जो पहली चीज़ आएगी वो आएगी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल किसे कहते हैं? वो कैपिटल जो प्रीफरेंस शेयर इशू करके हमने इकट्ठी की है। प्रीफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? वो शेयर्स जिन पर दो अधिकार दिए जाते हैं, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले रिडीम करने का, दूसरा रेगुलर रेट से या रेगुलरली इंटरेस्ट पे करने का, जो भी निश्चित ब्याज दर है उस पर, जो भी निश्चित डिविडेंड की रेट है उस पर इसको निश्चित डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये दो अधिकार ज़्यादा मिले होते हैं इक्विटी शेयर की तुलना में प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो ऐसी कैपिटल जो प्रीफरेंस शेयर इशू करके हमने इकट्ठी की है उसको कहते हैं प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। इसके बाद है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर इशू करके जो कैपिटल हमने रेज की है उसको कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस। तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल और इसमें जोड़ देंगे हम रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा प्रॉफिट आता है, चाहे वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो, और अगर रिवैल्यूएशन लॉस है तो उसको हम माइनस कर देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में से। इसी तरीके से डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है या कोई जनरल रिजर्व है या फ्री रिजर्व है, तो ये जितने भी रिजर्व हैं चाहे वो किसी स्पेसिफिक कारण के लिए बनाए गए या जनरल वे में बनाए गए, वो सारे रिजर्व्स क्या आ जाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब शेयर होल्डर्स फंड निकालते हैं तो इन तीनों चीज़ों को जोड़ देते हैं और इसमें से फिक्टिटियस असेट को घटाते हैं, तो हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड निकल कर आ जाते हैं। अब सवाल उठता है कि फिक्टिटियस असेट क्या होती है? तो फिक्टिटियस असेट अपने आप में कोई असेट नहीं होती, ये ऐसे खर्चे होते हैं जिनको अभी राइट ऑफ किया जाना है, यानी कि कोई ऐसे खर्चे जिनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू भी नहीं है और जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है, बस उनको इसलिए दिखाया गया है क्योंकि अभी वो खर्चे बने हुए हैं और उन खर्चों का भी राइट ऑफ किया जाना है। और राइट ऑफ कैसे करते हैं हम फिक्टिटियस एसेट को? P&L अकाउंट में डेबिट करके। तो इस तरीके होता है फिक्टिटियस असेट। तो फिक्टिटियस असेट मेनली एक खर्चे हैं जिनको हमें राइट ऑफ करना है अभी, जो अभी राइट ऑफ नहीं हुए हैं। तो जो राइट ऑफ खर्चे नहीं हुए हैं उन्हीं खर्चों को हम कहते हैं फिक्टिटियस असेट। इसके उदाहरण हो सकते हैं जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, वो ज़्यादा थे कंपनी के फॉर्मेशन से पहले,
तो उसमें से हम पार्टिकुलर अमाउंट हर साल राइट ऑफ कर सकते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी फिक्टिशियस एसेट्स का एक एग्जांपल है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, वो भी फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो भी फिक्टिशियस एसेट है। इसी तरीके से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, वो भी फिक्टिशियस एसेट है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फिक्टिशियस एसेट कहलाती हैं। तो इन चारों को जब हम एडजस्ट कर देंगे, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और इन तीनों में को जोड़कर इनमें से माइनस कर देंगे फिक्टिशियस एसेट, तो हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड निकल कर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब शेयर होल्डर्स फंड निकल कर आ जाएगा तो हम क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो देख रहे थे, तो लॉन्ग टर्म डेट जो हमारे आई हैं उनको शेयर होल्डर्स फंड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास डेट इक्विटी रेशियो निकल कर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी रेशियो की, कि जो आइडियल रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो का वो क्या होना चाहिए। तो जहाँ तक आइडियल रेशियो की बात है, ये जो रेशियो एक्सेप्टेबल होता है डेट इक्विटी का, वो होता है 2:1, यानी कि 2:1। 2:1 का मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर जो डेट्स हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, वो आपकी शेयर होल्डर्स फंड के या इक्विटी के 2 गुना हैं। यानी कि अगर शेयर होल्डर्स फंड 1 लाख के हैं तो जो लॉन्ग टर्म डेट है वो 2 लाख के हैं। यही दिखाता है 2:1 का रेशो। डेट इक्विटी रेशो अगर 2:1 का है तो इसका मतलब ये है कि जितने की इक्विटी है शेयर होल्डर्स फंड है, उसके 2 गुना अमाउंट जो है वो लॉन्ग टर्म डेट का है। तो एक्सेप्टेबल रेशियो की अगर बात करें तो 2:1 का रेशियो, यानी कि जहां लॉन्ग टर्म डेट डबल होता है, ट्वाइस होता है किसका, इक्विटी का, तो ऐसा रेशियो एक्सेप्टेबल होता है। इससे ज़्यादा अगर रेशियो हो रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी की जो है हालत ठीक नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन, और जो लॉन्ग टर्म लोन देने वाले हैं उनका पैसा डूब सकता है, क्योंकि जो फर्म है उस पर डेट का पैसा ज़्यादा है इक्विटी की तुलना में। तो इस तरीके से कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो रिस्की हो जाती है जब हम डेट इक्विटी रेशियो को 2:1 से ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको घटाएं ज़्यादा, तो घटाने से भी जो डेट और इक्विटी का रेशियो है वो आइडियल नहीं रह जाता, वो उसमें उसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है। मिसाल के तौर पे ये अगर 1:2 का रेशियो होता तो इसका मतलब ये होता कि डेट हमारे 1 हैं और जो इक्विटी हैं वो 2 हैं, यानी कि डेट की तुलना में हमारा इक्विटी का पैसा 2 गुना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमने डेट का पैसा कम कर लिया है और इक्विटी का ज़्यादा लगाया है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं इक्विटी के पैसे की कॉस्ट ज़्यादा होती है, और जो डेटर्स या लॉन्ग टर्म डेट्स के आधार पर जो हम लोन लेते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब इंटरेस्ट देते हैं लॉन्ग टर्म लोन पे, तो वो इंटरेस्ट हमारा टैक्स डिडक्टिबल होता है। तो टैक्स डिडक्टिबिलिटी के गुण के कारण जो उधारी का पैसा है वो सस्ता माना जाता है, लेकिन उसको ज़्यादा बढ़ाने से नुकसान ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बेकार हो जाती है, और आपकी कंपनी के ऊपर से जो लोन देने वाली संस्थाएं हैं उनका भरोसा उठ जाता है, और उन्हें ये लगने लगता है कि उनकी जो पूरी पेमेंट है उधार की वो नहीं मिल पाएगी, यानी कि उनके लोन को रिडीम नहीं किया जा सकता फुली। तो इसलिए जो आइडियल रेशो समझा गया वो ये समझा गया कि जो 2:1 का रेशो है वो बेस्ट है। इससे ज़्यादा या इससे अगर कम है रेशो तो वो नुकसानदेह है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए और उसकी गुडविल के लिए। तो ये हुई एक्सेप्टेबल रेशो की बात। अब हम देखेंगे इनका इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, यानी कि हम क्यों डेट इक्विटी रेशो निकालते हैं। तो सबसे बड़ा मोटिव तो यही है कि ये हम फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए निकालते हैं, यानी कि अगर ये डेट इक्विटी रेशो आपका ज़्यादा है 2:1 से, तो इसका मतलब है कि जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो रिस्की है, यानी कि ऐसा पॉसिबल है कि आप पूरे लोन की पेमेंट ना कर पाओ, पूरे डेट को रिडीम ना कर पाओ। लेकिन अगर ये एक्सेप्टेबल रेशो से कम है, 2:1 से कम है, तो इसका मतलब है कि जो क्रेडिटर्स हैं हमारे, जो हमें लोन दे रहे हैं, उनके लिए इतना पैसा है कि उनकी पेमेंट कर दी जाएगी रिडीम्पशन के टाइम पर। तो इस तरीके से जो उधार देने वाले हैं उनके लिए क्या है, ये एक इंडिकेटर का काम करता है कि वो कंपनी को उधार दें या ना दें। अगर उन्हें लगता है कि जो डेट इक्विटी रेशो है वो
2:1 तक है, उससे ज़्यादा नहीं है या उससे कम है, तो वो उधार दे देते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2 से ज़्यादा है, तो वो फिर उनकी उनकी जो नीयत है उधार देने की कंपनी को, वो बदल जाती है और अक्सर वो कंपनी को उधार देने से मना कर देते हैं। दूसरी तरफ अगर ये इम्पोर्टेंट अगर ये जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से कम है, तो कोई भी क्रेडिटर खुशी खुशी कंपनी को लोन दे सकता है, क्योंकि कंपनी की जो इक्विटी फंड है वो उसकी डेट की तुलना में ज़्यादा है। इस तरीके से जो क्रेडिटर हैं उनका पैसा सेफ रहता है। दूसरा आपका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है इसका, वो ये है, या जो इसका यूज़ है वो ये है कि हम इसको पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट करते हैं। यानी कि हम पूरे साल में हमारी डेट कितनी रही, कितनी इक्विटी रही, वो उसके आधार पर हम डेट इक्विटी रेशियो नहीं निकालते, बल्कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी एक दिन कंपनी की बैलेंस शीट क्या शो करती है, उस बैलेंस शीट के आधार पर हम डेट इक्विटी रेशियो निकालते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि जो डेट इक्विटी रेशियो है वो पॉइंट ऑफ टाइम पर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगला है आपका टोटल असेट टू डेट रेशियो। इट स्टेबलाइजेज ए रिलेशनशिप बिटवीन टोटल असेट्स एंड टोटल लॉन्ग टर्म डेट। यानी कि एक टोटल असेट टू डेट रेशियो ऐसा रेशियो है जो दिखाता है संबंध को टोटल असेट और लॉन्ग टर्म डेट के बीच में। अब टोटल असेट का मतलब है जितनी भी सारी असेट्स हैं हमारे पास, चाहे वो करंट असेट है, चाहे वो फिक्स्ड असेट है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो इंटेंजिबल है, चाहे वो टेंजिबल है, किसी भी तरह की असेट्स हो, उस टोटल एसेट को हम जोड़ देंगे और उसको लॉन्ग टर्म डेट से डिवाइड कर देंगे। लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या था वो पीछे हमने कर ही लिया है। जैसे फाइनेंशियल वो डिबेंचर लॉन्ग टर्म लोन में आता है, बैंक लोन आ सकता है जो 1 साल से ज़्यादा के लिए लिया गया है। इसी तरीके से डिबेंचर्स आ सकता है, पब्लिक डिपॉजिट आ सकता है, बॉन्ड आ सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म डेट होते हैं। तो टोटल असेट जब हम निकालेंगे तो टोटल असेट निकालते समय में एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम टोटल असेट ले लेंगे तो उसमें से हमें फिक्टिटियस असेट को डिडक्ट करना होगा। यानी कि टोटल असेट्स में से फिक्टिटियस असेट को घटा देंगे, तो जो अमाउंट बचेगा वो हमारा नेट टोटल असेट बचेगा। और उस नेट टोटल असेट को हम जितना भी हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें टोटल असेट टू डेट रेशियो निकल कर आ जाएगा। अब ये क्या करता है, ये संबंध दिखाता है टोटल असेट्स में और डेट के पैसे में। अगर ये रेशियो, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। फॉर्मूला इसका होता है टोटल असेट्स में से लेस करेंगे फिक्टिटियस असेट और डिवाइड कर देंगे लॉन्ग टर्म डेट से। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया टोटल असेट टू डेट रेशियो निकालने का। आइडियल रेशियो क्या होता है इसका, हायर रेशियो इज गुड एंड लोअर रेशियो शोज रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन। अगर इसका रेशियो हाई है यानी कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है 1 से, तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल असेट्स हैं हमारे पास वो डेट की तुलना में ज़्यादा हैं। अगर ये टोटल असेट टू डेट रेशियो की वैल्यू 1:1 है, यानी कि 1:1 है, तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी पे जितना डेट है उतनी ही कंपनी के पास नेट टोटल असेट है। और अगर ये 2:1 का अनुपात है तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी की नेट टोटल असेट्स है वो डेट की 2 गुना है। और इस 2:1 के होने से जो क्रेडिटर्स हैं वो हमें उधार देने के लिए प्रेरित होंगे, वो उधार देने के लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो उन लोगों को पता चल जाएगा कि जो कंपनी है उसके पास टोटल असेट अभी 2 गुनी है डेट की तुलना में, तो उनका पैसा रिडम्पशन के टाइम पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो आइडियल रेशो इसका समझा गया है वो ये है कि ये रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि कंपनी कर्जे से उतनी ही ज़्यादा मुक्त होगी और कंपनी की जो असेट्स हैं वो उसके खुद की पैसों की कहलाएंगी। और अगर इसका उल्टा है, ये रेशो कम है, तो फिर ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए नुकसानदेह है। ये कंपनी की एडवर्स फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगा, जिसकी वजह से जो ऋणदाता हैं वो कंपनी को ऋण देने से मना कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टोटल असेट्स टू डेट इक्विटी रेशियो। पहला ऑब्जेक्टिव है टू मेजर सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल टू द प्रोवाइडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। यानी कि जो लॉन्ग टर्म लोन को प्रोवाइड करने वाले हैं, यानी कि जो लॉन्ग टर्म ऋण को देते हैं हमें, जो ऋणदाता हैं,
उनकी उनके लिए सेफ्टी मार्जिन कितना है कंपनी के पास। सेफ्टी मार्जिन का मतलब है जितना पैसा हमने लोन लिया हुआ है उससे एडिशनल कितनी ज़्यादा वैल्यू की असेट हमारे पास हैं। तो अगर ये रेशियो हाई है तो इसका मतलब है कि हमारे पास असेट्स ज़्यादा हैं और डेट कम है। तो ऐसी स्थिति में हम टोटल डेट को चुकाने की स्थिति में होंगे। तो एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि ये जांच करना कि जो सेफ्टी मार्जिन है लोन देने वालों के लिए वो कितना है। सपोज कीजिए अगर रेशियो 2:1 का है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 लाख रुपए की अगर असेट्स हैं तो 2 लाख रुपए की हमारे पास 1 लाख रुपए की अगर डेट है हमारे पास तो 2 लाख रुपए की हमारे पास असेट है। इसका मतलब ये होगा कि 1 लाख रुपए की असेट हमारे पास फालतू है डेट की तुलना में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नज़र आएगी और हमें उधार लेने देने के लिए कोई भी बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन मना नहीं करेगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है ये जानना कि सेफ्टी मार्जिन कितना है जो लॉन्ग टर्म लोन देने वाले हैं उनके लिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू मेजर द एक्सटेंट टू विच डेट इज कवर्ड बाय एसेट। एक इसका उद्देश्य ये भी होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे पास असेट्स हैं वो कितने गुना हैं डेट की तुलना में, यानी कि जो डेट है वो किस हद तक कवर्ड है असेट से। जो मैंने ऊपर चर्चा की उसी का कॉन्सेप्ट ये लिखा गया है, टू मेजर द एक्सटेंट टू विच डेट इज़ कवर्ड बाय द असेट। यानी कि ये रेशियो ये दिखाएगा कि जो असेट्स है कंपनी की वो डेट की कितनी गुना है, यानी कि किस हद तक कंपनी के पास असेट शामिल हैं जिनसे वो डेट की पेमेंट कर सकती हैं। उस हद को दिखाता है, उस लिमिट को ही दिखाता है डेट टोटल असेट टू डेट रेशो। तीसरा है आपका प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो ये दिखाता है कि जो कंपनी की टोटल असेट्स हैं उनमें शेयर होल्डर्स की जो पैसा लगा हुआ है बिजनेस में उससे कितनी एसेट खरीदी गई हैं, यानी कि टोटल असेट्स में से कितने % असेट्स जो हैं ये कितने गुना असेट्स कंपनी के खुद के पैसे से खरीदी गई हैं, यही दिखाता है प्रोप्राइटरी रेशियो। इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटरी फंड एंड टोटल असेट्स। प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड को ही प्रोप्राइटरी फंड कहते हैं या इसको ओनर्स इक्विटी भी कह देते हैं। जैसा हमने पहले देखा कि प्रोप्राइटरी फंड में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिटियस असेट। और यहाँ टोटल असेट जो है, टोटल असेट का मतलब टोटल असेट माइनस फिक्टिटियस असेट। तो प्रोप्राइटरी फंड को जब हम टोटल असेट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशो निकल कर आ जाएगा। सपोज कीजिए अगर प्रोप्राइटरी रेशो हमारे पास 0.6 है तो इसका मतलब हम ये है कि जो कंपनी के पास टोटल असेट्स हैं उनका 60% असेट कंपनी ने अपने पैसों की खरीदी हुई हैं, उसमें उधारी का पैसा जो लगा हुआ है असेट में वो केवल 40% है। इसी तरीके से अगर जो डेट इक्विटी जो प्रोप्राइटरी रेशो है वो आपका 8.8 का है 0.8 का है यानी कि 0.8 का है, तो इसका मतलब ये है कि 80% असेट जो है वो कंपनी के खुद के पैसे से खरीदी गई हैं और कंपनी के असेट जो डेट से खरीदी गई हैं, उधारी के पैसे से खरीदी गई हैं, वो केवल 20% हैं। प्रोप्राइटरी फंड जैसे मैंने अभी बताया क्या होगा, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन तीनों चीज़ों को जोड़ देंगे तो प्रोप्राइटरी फंड हमारे पास निकल कर आ जाएगा। टोटल असेट की अगर बात करें तो ऑल असेट्स लेस फिक्टिटियस असेट्स, इसको फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेट टोटल असेट निकल कर आ जाएगी। इन दोनों की वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जो क्या है फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी फंड्स ये शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट। इस फॉर्मूले में दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे और हम प्रोप्राइटरी रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बात करते हैं इसकी एक्सेप्टेबिलिटी की, कि जो कहाँ पर ये रेशियो एक्सेप्टेबल होता है। तो ए हाई रेशियो इंडिकेट एडुकेट सेफ्टी फॉर क्रेडिटर्स। अगर ये रेशियो 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जो क्रेडिटर्स हैं उनके लिए सेफ्टी काफ़ी है और उनके जो लोन उन्होंने दिया है कंपनी को उसकी रीपेमेंट उन्हें हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर लो रेशियो है तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की जो असेट्स हैं
उनमें ज़्यादातर भाग जो है वो उधारी के पैसे से ली गई हैं असेट्स, और अपने खुद के पैसे से असेट्स बहुत कम खरीदी गई हैं, जिसकी वजह से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेकार हो जाएगी और क्रेडिटर्स की नज़र में कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो एडवर्स हो जाएगी। तीसरा है ए वेरी हाई रेशियो शोज इन अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ प्रोप्राइटरी फंड्स एंड लोन फंड्स। अक्सर होता क्या है, हमें यह कोई कंपनी जब एसेट्स खरीदती है तो उसको ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि सारी एसेट्स वो इक्विटी के पैसे से ही ना खरीदे, या सारी एसेट्स वो डेट के पैसों से यानी कि कर्जे के पैसों से ना खरीदे। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो या तो शेयर होल्डर्स के लिए वो नुकसानदेह हो जाएगा या फिर डेट के लिए वो नुकसानदेह हो जाएगा। तो कंपनी को एक ऐसा मिक्स रखना पड़ता है जो आइडियल है, यानी कि कुछ भाग हम इक्विटी का रखें और कुछ भाग हम डेट का रखें, और उसका एक अप्रोप्रिएट आइडियल रेशियो होना चाहिए जिस रेशियो में ये दोनों तरह का पैसा मिक्स होगा। तो अगर ज़्यादा रेशियो, इस रेशियो की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने खुद का पैसा ज़्यादा लगा दिया है कंपनी के एसेट्स में, और उधार का पैसा बहुत कम लगाया है। तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम डेट का पैसा सस्ता समझते हैं क्योंकि उस पर हमें टैक्स की डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट पर। तो ये थी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रेशियो की बात। अगला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन 100 एंड दिस रेशियो शोज रेशियो ऑफ टोटल लाइबिलिटीज़ टू टोटल एसेट। यानी कि इस प्रोप्राइटरी रेशियो की जो वैल्यू आएगी उसमें से और 100 के बीच में अगर हम डिफरेंस निकाल लें, प्रोप्राइटरी रेशियो और 100 के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस क्या शो करेगा, वो ये शो करेगा कि कंपनी की जो टोटल एसेट्स हैं उनका कितना प्रतिशत एसेट्स कंपनी ने उधारी के पैसे से खरीदी हुई हैं। इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इसका टू मेजर एक्सटेंट टू विच एसेट्स इज ओन्ड बाय ओनर, यानी कि ये इस हद को नापना जो ये दिखाती है कि कंपनी की जो एसेट्स हैं वो किस हद तक ओनर के पैसे से खरीदी हो गई हैं, या कितनी एसेट्स पर जो मालिकाना हक है वो ओनर्स का है या इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स का, इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। दूसरा है टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि ये फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है इसलिए एक इम्पोर्टेंस इसका ये भी है कि इसके आधार पर हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जांच सकते हैं कि वो एडवर्स है या फेवरेबल है। अगर प्रोप्राइटरी रेशियो हमारा ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, और अगर प्रोप्राइटरी रेशियो कम है इसका मतलब ये है कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की वो अच्छी नहीं है, उसमें डेट का पैसा ज़्यादा मिला हुआ है। तो ये थी आज की लेक्चर। इसके बाद हम इस पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है और क्रेडिट टर्नओवर रेशियो क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।